कान में खुजली, उफ, जब होना शुरू होती है ना तो बिना कान खुजाए सुकून नहीं मिलता है। खुजली मिटाने के लिए कोई कान में टूथपिक डाल लेता है, कोई ईयरबड तो कोई उंगली। आप भी अक्सर ऐसा करते ही होंगे। अब कितना ही आनंद क्यों ना मिले, पर खुजली होने पर कान में ईयरबड या टूथपिक या उंगली नहीं डालनी चाहिए। ऐसा हम नहीं, डॉक्टर्स कहते हैं। क्यों भला? थोड़ी देर में बताते हैं। अगर आपके कान में भी खूब खुजली होती है तो आज का एपिसोड खास आपके लिए ही है। डॉक्टर से जानते हैं कि किन वजहों से कान में खुजली होती है, खुजली होने पर ईयरबड या बाकी चीज़ों का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, कान में खुजली होने पर क्या गलतियां अवॉइड करनी चाहिए और कान की खुजली का सही इलाज क्या है। तो सुनिए। Brought to you by Sensodyne UK and Rise। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। कान में खुजली होना बहुत कॉमन बात है। कई कारण से कान में खुजली हो सकती है। जो सबसे प्रमुख कारण है उसको कहते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। ओटाइटिस एक्सटर्ना एक तरह का एक्जिमा होता है कान की बाहर की नली का, जिसमें पपड़ी बनती है, खुजली होती है, कई बार पानी सा रिसाव होता है और कई बार पस भी बनता है। तो ये सबसे कॉमन कारण है। कान में ड्राइनेस होने के कारण भी खुजली होती है। कान में कुछ फंगल इन्फेक्शन होता है, उसके कारण भी खुजली होती है। कई बार सिर में डेंड्रफ होता है और उसके बाद कान में खुजली होना कॉमन बात है। कान में नमी होना, अगर कान के पर्दे में कोई इन्फेक्शन है और जो कान के बीच वाला भाग है, जिसको हम जो कान का इन्फेक्शन वाला पार्ट होता है, उसके कारण जो एक तरह का एक्जिमा पैदा होता है, उसके कारण भी कान में खुजली होती है। आदतन भी खुजली होती है। कई लोगों को रिफ्लेक्सली कान में खुजली करने की आदत होती है और जब तनावपूर्ण सिचुएशन होती है, स्ट्रेस होता है, तो भी कान में खुजली होने लग जाती है। कई लोग जब कान में खुजली होती है, कोई चीज़ होने लग जाती है, उनको कोई एहसास होता है, तो ईयरबड से उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कतई ना करें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कान के अंदर क्या चल रहा है। जब तक उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन अच्छी लाइट में ना किया जाए, तब तक ईयरबड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जिनको कान में कोई डिजीज़ होती है, तो कॉमन गलती है उसे बचना चाहिए, जैसे कि सेल्फ मेडिकेशन। लोग अपना खुद का इलाज करने लग जाते हैं। वो कई बार ड्रॉप्स ले आते हैं, कई बार पुराने घर में ड्रॉप्स रखे रहते हैं, वो अपने डालना शुरू कर देते हैं। हमें नहीं मालूम कि कान में इन्फेक्शन किस कारण से हो रहा है, तो जब तक कारण ना जान ले तब तक कोई दवाई करना सही नहीं है। तो प्रॉपर उसका जो डायग्नोसिस बने, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक है। खुजली नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं लगाना चाहिए, उसको बार बार रगड़ना नहीं चाहिए। कई लोग बार बार कानों को हिलाते रहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और जैसे हमने कहा, ईयरबड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो है डायग्नोसिस, हमें क्या बीमारी है ये समझना चाहिए। जब तक हम बीमारी को सही तरीके से डायग्नोज ना कर लें, तब तक आगे ट्रीटमेंट सफल नहीं होता है। जो डायग्नोसिस है उसके अलावा कोई और बीमारी तो नहीं है, जैसे कान के अंदर की भाग में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, हमें बीपी या शुगर जैसी कोई तकलीफ तो नहीं है, हमें कोई बदन में कहीं पे और एक्जिमा तो नहीं हो रहा है, या अंदरूनी कोई बीमारियां तो नहीं चल रही। इसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर अच्छी लाइट में एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉपर ENT स्पेशलिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट या अपने फिजिशियन के पास जाए और उन्हें सबसे पहले एग्जामिन कराए कि आपके कान में चल क्या रहा है। जब प्रॉपर एग्जामिनेशन अच्छी लाइट में हो जाता है, तो उसके बाद ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। कुछ टेस्ट होते हैं जिससे ये पता चलता है, जैसे टोटल सीरम IG, उस समय ये पता चलता है कि हमारी जो बीमारी है, हमारी जो बदन में खुजली करने की टेंडेंसी है, जो हिस्टामिन सिक्रीशन है, वो कितना है, तो उसका अंदाज़ा हमें टोटल सीरम IG नाम के टेस्ट से होता है। जब हम ये सब बराबर कर लेते हैं, तो हमें एक प्रॉपर राह मिलती है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है, और हम उसका सफलतापूर्वक जब हम फिनिश करते हैं, तो हमारा जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाती है। सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें और दवाई बंद करने से पहले एक बार ज़रूर कंसल्ट करें कि हमें वो दवाई को बंद करना है या नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि दवाई को धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम करके बंद करना होता है, तो वापस जाएं और दोबारा चेकअप करवा के ही आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड कराएं। गुटखा छोड़ना है ना, राइस तो ट्राई करो। नया राइस पान मसाला निकोटीन गम, पाए अपना पैक वीराइस.com से।
देखिए, कान में खुजली होना बहुत आम है, लेकिन दिक्कत तब होने लगती है जब हम खुद डॉक्टर बन बैठते हैं। इसलिए खुद से कोई दवा, कोई ड्रॉप मत लीजिए। पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए अगर ये समस्या आपको लगातार बनी हुई है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। खराब या दूषित पानी से बाल क्यों झड़ने लगते हैं और इससे कैसे बचें, डॉक्टर से जानिए। महाराष्ट्र का बुल्ढाना जिला, पिछले दिनों यहां करीब 11 गांवों में लोगों के बाल अचानक झड़ने लगे। कई लोग तो पूरी तरह गंजे भी हो गए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बाल झड़ने वाले मरीजों की संख्या 150 पार कर चुकी है। इसमें बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं सभी शामिल हैं। कई लोगों में सिर के बालों के साथ साथ दाढ़ी और शरीर के दूसरे अंगों के बाल भी झड़ गए हैं। लोगों की शिकायत के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने उन गांवों का दौरा किया। वहां उन्होंने पानी की टेस्टिंग की। पता चला कि पानी में नाइट्रेट की मात्रा 54% तक है, जबकि इसे 10% के अंदर ही होना चाहिए। वहीं पानी का TDS यानी कि टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स भी 2100 आया, जो आमतौर पर 110 होना चाहिए। यानी पानी साफ नहीं था और काफी दूषित था। हालांकि इस बीच बालों के झड़ने का सही कारण पता करने के लिए ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी की एक टीम बुल्ढाना पहुंची। टीम ने बालों, यूरिन और नाखूनों के सैंपल्स लिए। इन सैंपल्स को लैब में टेस्ट किया जाएगा। हालांकि टीम ने अभी तक जितने भी मरीज देखे हैं, उनके बाल जड़ से नहीं गिर रहे हैं, बल्कि वो केवल टूट रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, जिस पानी से गांव वाले नहा धो रहे हैं वो साफ नहीं है। अब पानी का बालों के झड़ने से क्या संबंध है, ये हमने पूछा डॉक्टर गोविंद भारतीय से। डॉक्टर गोविंद कहते हैं कि गंदे पानी में क्लोरीन और दूसरे केमिकल्स होते हैं। इनसे बालों का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है, जिससे बालों की नमी और चमक कम होने लगती है। बाल रूखे, सूखे और बेजान हो जाते हैं। यही नहीं, बाल पहले से ज्यादा टूटने भी लगते हैं और उनका झड़ना शुरू हो जाता है। गंदे पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। ये मिनरल्स बालों और खोपड़ी पर जमा होने लगते हैं, बालों की जड़ों को ब्लॉक कर देते हैं। इतना ही नहीं, गंदे पानी में धूल मिट्टी भी होती है जो स्कैल्प पर जमा होने लगती है। नतीजा, बालों को किसी तरह का पोषण नहीं मिल पाता है। बाल बहुत ज्यादा रूखे और कमजोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। दूषित पानी से बाल धोने पर सिर में खुजली भी हो सकती है, डैंड्रफ हो सकता है, साथ ही स्किन से जुड़े इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्जिमा। इसलिए अगर आपके एरिया में गंदा पानी आता है या पानी बहुत साफ नहीं है, तो बाल धोने के लिए पीने वाले पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फिल्टर वाला पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर में वाटर सॉफ्टनर लगा सकते हैं। इससे पानी में TDS का लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है और पानी साफ मिलता है। इसके अलावा अपने बालों के टाइप के हिसाब से शैम्पू और कंडीशनर चुनिए। कोशिश करिए कि शैम्पू ऐसा हो जिसमें पैराबिन ना हो। पैराबिन बालों के पोर्स को बंद कर देता है। इससे बालों को पोषण नहीं मिलता और उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। आपके शैम्पू में पैराबिन है या नहीं, ये आप डब्बे पर देख सकते हैं। इसी तरह शैम्पू में सल्फेट की मात्रा भी चेक करिए। अगर सल्फेट ज्यादा है तो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल मत करिए। नॉर्मल शैम्पू के साथ आप हफ्ते में एक बार क्लैरिफाइंग शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बालों को डीप वॉश मिलता है, यानी बालों की एक्स्ट्रा सफाई होती है। ये टिप उन लोगों के लिए है जिनके एरिया में पानी की क्वालिटी एकदम अच्छी नहीं है। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए शरीर में आयोडीन की कमी होने पर क्या होता है और इसकी कमी कैसे पूरी करें। जब भी हम हेल्दी खाने की बात करते हैं तो कुछ पोषक तत्वों का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है, जैसे प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। इस लिस्ट में कुछ मिनरल्स भी हैं, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन। इन सब के अलावा आपके शरीर को आयोडीन की भी जरूरत होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों में आयोडीन की कमी पाई जाती है। द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में कुछ समय पहले एक रिसर्च छपी थी। इसे अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स समेत एक इंटरनेशनल टीम ने किया था। इस रिसर्च से पता चला कि दुनिया में 5 अरब लोग, यानी कि करीब 70% आबादी पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं ले रही है। भारत की बात करें तो यहाँ भी महिलाएं जरूरत से कम आयोडीन खा रही हैं। अब आयोडीन क्यों जरूरी है, इसकी कमी होने पर कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और इस कमी को पूरा कैसे किया जाए, ये हमने पूछा डाइटिशियन प्रेरणा कालरा से। डाइटिशियन प्रेरणा बताती हैं कि आयोडीन हमारे गले में मौजूद थायराइड ग्रंथि को ठीक से काम करने में मदद करता है। देखिए, थायराइड ग्रंथि का काम है T3 और T4 नाम के हार्मोन बनाना। ये दोनों हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखते हैं। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का काम। साथ ही हार्मोन्स दिल, हड्डियों, मांसपेशियों और रिप्रोडक्टिव अंगों को ठीक तरह काम करने में भी मदद करते हैं।
अब T3 और T4 हार्मोन बने इसके लिए ज़रूरी है आयोडीन, मगर कई बार हम ज़रूरत जितना आयोडीन नहीं खाते हैं तब शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे गले में सूजन आना, इसे गॉइटर कहते हैं। यह आयोडीन की कमी का सबसे अहम लक्षण है। दरअसल आयोडीन की कमी होने पर थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, इससे वो अपना काम नहीं कर पाती। साथ ही मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, इससे शरीर को पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलती। व्यक्ति को लगातार थकावट और कमजोरी महसूस होती है, वजन भी बढ़ने लगता है। सिर्फ यही नहीं, आयोडीन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, ज्यादा ठंड लगने लगती है, दिल की धड़कनें धीमी हो जाती हैं, कुछ समझने या याद करने में मुश्किलें आने लगती हैं, पीरियड समय से नहीं होते हैं। अब ये सारी दिक्कतें ना हो इसके लिए जरूरी है आयोडीन। एक अडल्ट को हर दिन 150 माइक्रोग्राम आयोडीन खाना चाहिए, वहीं प्रेग्नेंट महिलाओं को हर दिन 220 माइक्रोग्राम लेना चाहिए। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं उन्हें 290 माइक्रोग्राम आयोडीन जरूर लेना चाहिए। आयोडीन के लिए आयोडाइज्ड सॉल्ट यानी कि आयोडीन वाला नमक लिया जा सकता है। आपके नमक में आयोडीन है या नहीं ये जांचने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, नमक के पैकेट का लेबल जरूर पढ़िए। अगर आपके नमक में आयोडीन होगा तो उसके लेबल पर लिखा होगा कितनी मात्रा में वो आयोडीन आपके नमक में मिला है, ये भी मेंशन्ड होगा। आयोडीन वाला नमक कितना लेना है ये आपकी उम्र पर निर्भर करता है। आमतौर पर आपको दिन में लगभग 1 चम्मच आयोडीन वाला नमक लेना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा आप आयोडीन के लिए दूध, योगर्ट, चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे, टूना मछली और सूखा आलू बुखारा ले सकते हैं। पालक और शलजम जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां भी ले सकते हैं, इनमें भी आयोडीन होता है। वहीं सोयाबीन और मूंगफली में भी कुछ मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।